This is All India Radio. नमस्कार, ज्ञान भूमि भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। अमृतकाल चल रहा है और ये समय है हमारे देश की इस भूमि की कुछ विशेषताओं को याद करने का, हमारी परंपराएं, हमारा ज्ञान, जिसका ये अथाह भंडार है। हमने आमंत्रित किया है आपके लिए, श्रोताओं के लिए, प्रोफेसर गंटी सूर्यनारायण मूर्ति को। बहुत से लोग आप में से, खासतौर से जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो इस नाम से परिचित होंगे। आप वैसे तो IIT इंदौर में प्रोफेसर बायोसाइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के भी प्रोफेसर हैं आप, लेकिन साथ साथ आप राष्ट्रीय समन्वयक हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, वहां पर। प्रोफेसर मूर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रोफेसर मूर्ति, हमारे देश की जो अथाह दौलत है, हमारी परंपराओं और हमारे ज्ञान के भंडार की जो मैं बात कर रहा था, इसका अगर एक नटशेल में, एक संक्षेप में आकलन किया जाए कि हम किस किस बारे में सोच सकते हैं, हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है, तो कौन से बिंदुओं को टच कर सकते हैं हम लोग? अगर आप इस प्रश्न का महाभारत के बारे में जो बोला जाता है उससे मैं बोलूँगा, यन्न भारतम तम न भारतम। इसके अंदर जो भारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो भारत में है वो सब जगह है। अच्छा। तो आप अगर भारत के ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो हमने प्रकृति के छोटे से छोटे विषय के बारे में सोचा है, और प्रकृति के बहुत बड़े बड़े विषय के बारे में सोचा है, और उसके परे भी सोचा है। तो ये हमारी विशेषता रही है, और इसमें ऐसा कोई विषय है ही नहीं हमने जिसके बारे में हमने एटलीस्ट सोचा ना हो। तो आप कृषि की बात कर सकते हैं, आप चिकित्सा की बात कर सकते हैं, आप अपना जीवन शैली की बात कर सकते हैं, या वैज्ञानिकता, रसायन शास्त्र की बात कर सकते हैं, या कलाओं, 64 कलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, और वेद पुराण उपनिषद तो है ही, और साहित्य के बारे में तो आप क्या कहें। तो कोई भी आप मानव जीवन का हर एक पहलू को इतनी क्षुण्णता से, अत्यंत क्षुण्णता से प्रायः भारत में ही उसका अध्ययन किया गया है। प्रोफेसर मूर्ति, इसी बात से अब दूसरा मन में ख्याल ये आता है, लोग भी अलग अलग उम्र के पड़ावों पर हैं, उनकी अलग अलग सोच है। मान लीजिए मैं अगर 70-80 साल का हूं, तो मेरे सामने जब ये बात आती है हमारी गौरवशाली परंपराओं की, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है स्वाभाविक रूप से। अगर लेकिन मैं एक कॉलेज से निकला हुआ छात्र हूं और मुझे यह बताया जाए कि हमारी ऐसी ऐसी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, ऐसा ऐसा हमारा ज्ञान रहा है, तो संभवतः उसका दूसरा सवाल होगा, तो अब मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? जितनी सारी हमारी जो पुरानी, उसका शब्द वो इस्तेमाल कर सकता है कि वो तो पुरानी चीजें थी, अब उसका मैं कहां इस्तेमाल करूं? मेरे सामने चुनौतियां अलग हैं। उसका प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे युवा लोग बहुत हैं। धन्यवाद, आपने इस प्रश्न को उठाया, पहली प्रश्न को ही आपने ये वाला प्रश्न उठाया, क्योंकि हमारा भी ये पहला ही प्रश्न होता है। और हम बात करते हैं जब भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो हम बोलते हैं कि हमारा प्रश्न उठाने वाला सिविलाइजेशन था, हमारी परंपरा ही प्रश्नों से भरी हुई थी। हमने कभी किसी चीज़ को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि किसी ने बताया है, हमने प्रश्न किया सब पर, और उसका अनुभव होने पर ही हमने उसको माना है। तो आप देखिए, अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखेंगे तो 3 चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। एक है, अगर आप अपना, हम लोगों का भी जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी है, जिस तरह से ग्रोथ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो अनसस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, हम भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरे अपने बारे में तो बात करते हैं, ये दुनिया के बारे में बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा नारा है ही एकदम। तो अनसस्टेनेबल ट्रेजेक्टरीज जिस तरह से जा रहे हैं, अगर इसी बात पर जाएंगे हम, तो आगे के 30-40 साल में हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ये पहला सवाल है पूरे ह्यूमैनिटी के सामने, पूरी मानवता, पूरे ग्रह के सामने। दूसरा, इवन जो हमारे जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं,
भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर वेस्टर्न देशों जिनको हम डेवलप्ड देश बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो आर्थिक असमानताएं हैं, जो गरीब, बहुत से गरीब लोग हैं और बहुत से अमीर लोग हैं, और इन दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, वो बहुत बहुत बढ़ रही हैं और इसका कोई हल नहीं है दुनिया के पास। तीसरा, अगर हम पर्सनल लेवल पे हमारे आरोग्य या हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो आजकल का जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है वर्ल्ड ओवर पूरे दुनिया में फेल हो रही हैं। क्यों? वो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, एक बीमारी आने के बाद उसको कैसे उसको इलाज किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि इस पर कि बीमारी हो ही नहीं। प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये 3 एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है फॉर दिस वर्ल्ड: एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स एंड हेल्थ केयर एट ए पर्सनल लेवल। ये तीनों का भारतीय दृष्टि ज्ञान परंपरा से हम 3 चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। उसकी विशेषताएं क्या है? क्योंकि ज्ञान परंपरा, कोई पूछ सकता है कि ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें भारतीय क्या है? केमिस्ट्री तो हर जगह केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स तो हर जगह फिजिक्स होता है, ऐसा क्या है जो हम भारतीय बोलते हैं? तो 3 चीज़ें के बारे में मैं उल्लेख करूंगा। पहला ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक अनोखा दृष्टिकोण देता है जो यूनिक है। क्योंकि जब हम इवन साइंस की बात करते हैं तो मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जिस सिविलाइजेशन से, जिस सभ्यता से वो होते हैं, उसकी उपज होती है। जबकि मेथड जो है वो हर दुनिया में हर जगह काम करेंगी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए प्रयोगशाला में, वो तो हर जगह काम करेगा, चाहे आप करें, मैं करूं, या कोई दूसरी जगह, कोई दूसरे देश में करें, वो काम करेगा। लेकिन जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दृष्टिकोण अनोखा है, और उससे हमको जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसकी मैंने बात कही थी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम्स के, ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अलग एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनको साथ में लेकर ऐसे डेवलपमेंट्स हम कर सकते हैं जो सिर्फ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा को ही अगर पकड़ेंगे तो नहीं होगा। दोनों का मिलाव जो है वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एक एग्जांपल इसमें मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सोचिए, हम अगर वो सबको, श्रोताओं को भी बहुत इजीली, आसानी से समझ में आएगा। अगर हम एक हमारे शरीर को ही देखें तो अगर हम अपने बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलते हैं नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और फिर हम बोलते हैं हमारे उसमें हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, किडनीज है, ऐसे ऑर्गन्स। उसके बाद फिर सेल्स तक जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स तक जाते हैं। ये एलोपैथी का दृष्टिकोण है, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं इसको, और ये एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जिसमें हम बीमारियों का अगर लिस्ट बनाते जाएं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसके अलग से अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें इसको, आयुर्वेदा भारतीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। वो क्या करता है, बॉडी को, ह्यूमन सिस्टम को, हेल्थ को डिफाइन करता है एज ए बैलेंस ऑफ वाता, पित्ता, कफा, जो त्रिदोष है, जो पंचभूत से आए हैं, उसके कॉन्सेप्ट से लेकर त्रिदोष का बैलेंस को, समानता जो है उसको हेल्थ बोलकर उस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अप्रोच करता है। जब उस तरह से हम अप्रोच करते हैं तो हम कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस को, लाइफस्टाइल डिसीजेस को आयुर्वेदा से अच्छे तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो रिडक्शनिस्ट अप्रोचेस से जो पॉसिबल नहीं है वो हम आयुर्वेदा से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर मिलाकर हम लोग देखें तो हम बहुत सारे ऐसे, इवन जो हमारे सामने जो सवाल हैं हेल्थ केयर के, उन सबको हल निकाल सकते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है हमारे भारतीय दृष्टिकोण से देखने का। उसी तरह से अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसमें अभी हम पेटेंट करते हैं हर एक सेल्स, हर एक ड्रग मॉलिक्यूल्स को, इस तरह से हम सबको पेटेंट करते हैं और अंधाधुंध पेटेंट करते हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका अप्रोचेस एकदम यूनिक था। तो जो सबके लिए काम आते थे, जैसे आप शिक्षा की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो उसमें वो ज्ञान जो था वो सबको, जो भी उसको पाने के लायक होता था उसको निःशुल्क दिया जाता था। और जो इसके जो वैद्य थे या गुरु थे जो ये शिक्षा देते थे, उनको सोसाइटी सपोर्ट करता था। तो एसेंशियली जो ज्ञान सबके लिए उपयोगी है उसको हम फ्री करते हैं। गुरु दक्षिणा होता था, गुरु फीस नहीं होता था। और अगर आप इस तरह की ज्ञान के बारे में देखें, जैसे आप एक बंगाल में जो साड़ियाँ बनती थी जो अंगूठे से निकल जाती थी, उस तरह से, हाँ,
उस तरह का बहुत पतला फैब्रिक बनता था, तो या कुछ मेटल कास्टिंग्स बनते थे, वो सब का नॉलेज जो था वो प्रोप्राइटरी रखा जाता था, वो क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी है, उसको सबको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा, ज़रूरत तो नहीं है उसका क्योंकि दूसरे विकल्प अवेलेबल हैं। तो उस तरह के उसको प्रॉफिट के लिए, ट्रेडिंग के लिए इंकरेज किया जाता था, और सोसाइटी को ये लोग जो प्रॉफिट्स हैं उससे सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। तो इवन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको देखने का दृष्टिकोण भी यूनिक था। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये दृष्टिकोण यूनिक हो सकता है, ये पहला वाला है। दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इट इज़ ए होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लुकिंग एट द वर्ल्ड। एंड थर्ड वन ये था कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में देयर आर इनोवेटिव methods for looking at things and also teaching things, pedagogy में innovative things है। So 3 चीज़ जो अनोखे हैं वो है भारतीय दृष्टिकोण जो अनोखा है, जो देखने जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। दूसरा, holistic and multidisciplinary approaches। थर्ड वाला है innovative approaches for pedagogy and teaching things। आपने इतने अच्छे से पूरा मतलब विस्तार से इस बात को बताया, तो ये एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि मैं और हम में जो अंतर है, हमारी परंपराएं सबको साथ लेकर चलने वाली हैं। इसी बात पे हम अब संस्थागत 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन है, जिसके आप राष्ट्रीय समन्वयक हैं, इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग है ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर काम करता है। इसके अलावा हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा अभी जो लाइब्रेरीज में तक सीमित है उसको लैबोरेटरीज तक कैसे लेकर आ सकते हैं, बाई encouraging न्यू रिसर्च, न्यू कैपेबिलिटीज इन फॉर डूइंग रिसर्च, ये सब हम कर उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम मानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो भारतीय भाषाओं में है और उसकी अभिव्यक्ति जो है भारतीय सभ्यता, कल्चर से होती है। तो इसीलिए हम भारतीय भाषा समिति जो शिक्षा मंत्रालय का दूसरा विभाग है उनके साथ काम करते हैं, इनोवेशन सेल के साथ भी काम करते हैं मिलकर, क्योंकि हम मानते हैं कि इंक्लूसिव एक्सेलेंस होना चाहिए। हमको सबको साथ, जैसे आपने कहा मैं नहीं हम, हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और एक्सेलेंस की तरफ, उत्कृष्ट भारत बनाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। एक जैसे शिक्षा, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें बहुत सारे करिकुलम चेंजेस की बात किया जा रहा है। तो उसके लिए जो ऑथेंटिक, जो शास्त्रीय प्रमाण जिसकी उपलब्ध हों, ऐसा ज्ञान हमारे पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए। उसके लिए जो ये शास्त्रीय ज्ञान है कि नहीं, उसके प्रमाण है कि नहीं, ये सब ऐसे ही हम चुन कर ऐसे ज्ञान के जो बुकलेट्स वो सब बनाकर हम शिक्षा प्रणाली में उनका हमारा योगदान रहता है टेक्स्ट बुक्स में लेकर आने का। दूसरा, उच्च शिक्षा पर भी हम, जैसे आपने कहा था कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसको अगर हमारे प्राचीन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है और वो सोचेगा कि उस ज़माने में तो वो था लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या करूंगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान को कैसे यूज किया जा सकता है। उसमें भाषा भी बदलेगी थोड़ी सी, थोड़ा कंटेम्प्रेरी एक एग्जैक्टली युवाओं के। और फिर उनके लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज भी बना रहे हैं। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कोई ग्रेजुएट है मान लीजिए, तो वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते थे, हमारे किले कैसे बनते थे, हमारे मंदिर कैसे बनते थे, हमारे राजभवन कैसे बनते थे, और वो अगर नदी के पास होता तो उसका फाउंडेशन कैसे बनता था जो टिल्ट नहीं होता, इस तरह के बहुत सारे विषय हम लोग जान सकते हैं, उससे प्रेरित हो सकते हैं। और अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है, जल संसाधन को जो मैनेज करना है, प्रबंधन करना है, तो उसके बारे में भी हम बहुत सारे रीजन स्पेसिफिक, अलग अलग भारत के प्रदेशों में उनके जल प्रबंधन का अलग अलग व्यवस्थाएं थे, उन व्यवस्थाओं से हम आज के जो सॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज का जो सॉल्यूशन है, उनसे निकाल सकते हैं, उससे प्रेरित होकर निकाल सकते हैं। तो वो सब हम कोर्सेस बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कार्यरत हैं। और तीसरा, इंडिविजुअल रिसर्चर्स होते हैं जो परिशोधन कार्य में लगे रहते हैं, उनको मदद करने के लिए हम बहुत सारे आउटपुट बेस्ड रिसर्च प्रपोजल प्रोग्राम्स हम सपोर्ट करते हैं। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, साहित्य के टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, सब
जो भी, जैसे मैंने पहले कहा था कि यन्न भारतम तम न भारतम, सभी पहलुओं पे हम उसमें रिसर्च प्रपोजल्स को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हमको इंस्टीट्यूशनली डेवलप करना है तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना होगा। तो हम इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे IKS सेंटर्स पूरे भारत में खोल रहे हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने सेंटर्स हैं और कितने अभी? वर्तमान में अभी 13 भारत में IKS सेंटर्स हैं। आगे अगले 6 महीने में हम 40 और सेंटर्स खोलने वाले हैं। और रिसर्च प्रपोजल्स हमने अभी तक 36 रिसर्च प्रपोजल्स हमने फंड किया है और लास्ट 6 मंथ्स में, लास्ट 6 महीने में। और आगे जाकर आगे क्या ये अलग अलग विषयों पर है? अलग अलग विषयों पर, जैसे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, गणित पर है, केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजीज पर है, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल थियरी पे है, तीसरा वाटर मैनेजमेंट पे है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है, और शिल्पशास्त्र, वास्तु एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पे है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशियोलॉजिकल मॉडल्स यूजिंग एन एमिक पर्सपेक्टिव, इस पर है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पे हम काम करते हैं। तो क्या अन्य मंत्रालयों का भी साथ आपका? बहुत होता है, हम सभी मंत्रालयों के साथ जुड़ते हैं। विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अभिव्यक्ति जो है भारतीय सभ्यता में होती है, हमारे कलाओं के द्वारा होती है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर एक धारा इवेंट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, धारा जो हमारी ज्ञान गंगा है, ज्ञान बहुत प्रवाह अच्छा है, नाम है, उसको धारा के नाम से हमने रखा है। तो इसमें हम आयुर्वेदा पर देख रहे हैं। तो आगे अगले 25 साल में जो अमृत काल है, उसमें आयुर्वेदा को किस तरह से हमको डेवलप करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, उसके बारे में बौद्धिक विचार होने वाले हैं। और जन भागीदारी भी बहुत उत्कृष्ट तरीके से होने वाली है। इसमें हम आसपास के गांव से 800 के करीब ट्रेडिशनल हीलर्स को लेकर आ रहे हैं। अच्छा। जो बेंगलोर जैसे सिटी में आकर वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और वहाँ अपना पारंपरिक ज्ञान देंगे। और हम प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए, और जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से पकवान कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। इस तरह से बहुत जन भागीदारी के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग करने वाले हैं एक आयुध कला पर, जो भारत के मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशंस हैं उस पर एक धारा का इवेंट करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। उसके बाद हम भारत के मैरिटाइम ट्रेडिशंस जो हैं और फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर एक और धारा के इवेंट करने वाले हैं। उसके बाद म्यूज़िक पर, उसके बाद कृषि पर, रसायन शास्त्र पर और धातु शास्त्र पर। ऐसे 7-8 इवेंट हम लोग नेक्स्ट 7-8 महीने में करने वाले हैं। आपने इतनी सारी बातें बताई, उसमें हम कब कला में गए, कब विज्ञान प्रौद्योगिकी के, मैं समझ में नहीं आया। इतना ओवरलैपिंग है हमारे पूरे। अब वो एक अनोखा बात होता है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का, क्योंकि हम जब कलाओं की बात कर रहे थे आप, तो मान लीजिए उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम मंदिरों में, जैसे या इवन एल्लोरा के केव में पेंटिंग्स देखते हैं, वो पेंटिंग तो कला है, चित्रकला है, और उन्होंने बहुत अच्छा कला है, वर्ल्ड रिनाउंड है, विश्वविख्यात है। लेकिन उसके जो डाइस जो बनाए, उनकी जो एक्चुअल पेंट कलर्स जो बनाए, वो सब नेचुरल कलर्स यूज़ किए। लेकिन वो कैसे बनाते थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आज है नहीं। तो उसको अगर समझना है तो एक आर्टिस्ट का बस का बात नहीं है, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर की बात है। तो एक केमिस्ट्री प्रोफेसर एक आर्टिस्ट के साथ मिलकर ये बताएंगे और शोध करेंगे लैबोरेटरीज में कि वो डाई कैसे बनता था, और वो फिर हमारे आर्टिस्टों के हाथ में आज पहुंचाएंगे, जिससे कि हम वो पेंटिंग्स फिर से बना सकें। प्रोफेसर मूर्ति, जब बात चल ही रही है शिक्षा देने की, तो जहन में आती हैं इंटर्नशिप्स। क्या इंटर्नशिप्स का भी कोई प्रावधान आपने सोचा है? बहुत अच्छा सवाल है। हम ऑलरेडी आज के डेट में 850 से ज़्यादा इंटर्न्स हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है, क्योंकि बहुत सारे आपने एक प्रोग्राम का शुरुआत ही इससे किया था कि एक युवा जिसके मन में प्रश्न हो, वो प्रश्न उठाएंगे तो उनको क्या हम जवाब देंगे। हमने इंटर्नशिप के ज़रिए उनका जवाब देने का कोशिश किया, क्योंकि ये जवाब 1 मिनट में या 2 मिनट में नहीं दिया जा सकता। ये हमारी गुरु परंपरा के तरीके से अगर हम उनको ऐसे मान्य व्यक्तियों, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो मेंटर्स हैं, जो बहुत इसमें साधना की हैं, तपस्या की हैं, उनके सामने अगर उनको बैठा दिया जाए और उनके साथ वो काम करें 2 महीने,
तो वो उनसे अनुभव ही काफ़ी होगा उनको प्रेरणा देने के लिए। तो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स किया है जिनमें हम उनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं एज ए फेलोशिप, और वो 2 महीने तक जाकर एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ काम कर सकते हैं हर एक टॉपिक पर। आप ये सोच के चलिए कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट से लेकर साहित्य के ग्रेजुएट्स, म्यूज़िक के ग्रेजुएट्स, या आर्ट के ग्रेजुएट्स, या इंजीनियरिंग के छात्र, सब लोग जुड़े हैं हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में। सब लोगों ने अपना अपना इंटरेस्ट के टॉपिक्स को देखा है और जाकर मेंटर्स के साथ काम किया है और काम करते हैं। और एक और अनोखी बात है, ये इंटर्नशिप्स में हम भारतीय भाषाओं में है भारतीय ज्ञान परंपरा, ये मैंने उल्लेख किया था। तो ये जो छात्र हैं अपने जो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोजेक्ट्स जो भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड हैं, या मेटलर्जी के प्रोजेक्ट्स जो रिलेटेड हैं, इन सबको जो रिपोर्ट हमको सबमिट करते हैं वो अपनी मातृभाषा में सबमिट करते हैं। अच्छा। जिससे कि हमारे भारतीय भाषाओं को भी संवर्धन हो। प्रोफेसर मूर्ति, मैंने श्रोताओं को शुरुआत में ही बताया था कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन के राष्ट्रीय समन्वयक के अलावा आईआईटी इंदौर में बायो साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी हैं। तो क्या हम ये समझें कि आप कभी वहाँ होते हैं, कभी यहाँ होते हैं? कैसे आप समय का? अभी मैं पूर्णकालीन राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में हूँ यहाँ पर, लेकिन मूलतः तो मैं एक शिक्षक और वैज्ञानिक हूँ। हाँ, हमें एक मौका मिला है तो हम आपसे फिर आपके इस पहलू को भी छूना चाहेंगे, आपका जो अनुभव है बायो साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। एक सवाल मन में आता है कि भारत में जो वर्तमान जो शिक्षा दी जा रही है इन विषयों में, उसके स्तर को लेके एक जनरल आपका ऑब्जर्वेशन क्या है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में? जिस तरह का भी शिक्षा, हमारे उच्च शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग बता रहे हैं, हम मॉडर्न साइंस के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम से उससे थोड़ा सा भी अवगत नहीं कराते, परिचय भी नहीं देते हैं। वो अगर दे सकते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अनोखा जो इनोवेटिव दृष्टि होता है वो मिल सकता है, इनोवेटिव अप्रोचेस मिल सकते हैं। क्योंकि स्पेशली हमारे जो शोध छात्र हैं, पीएचडी जो कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये दृष्टिकोण इम्पॉर्टेंट होता है, और भारतीय ज्ञान परंपरा उनको वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है। मैं इस भारतीय ज्ञान परंपरा से इसलिए नहीं जुड़ा था क्योंकि मैं इसमें पहले काम कर रहा था। मैं इसमें इस तरह से जुड़ा था कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली, जिसमें मैं सॉइल हेल्थ के बारे में देख रहा था। और मैंने ये देखा कि जो मैं लैबोरेटरी में 2 साल तक हमने एक्सपेरिमेंट्स, एडवांस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके जो रिजल्ट से हमने जो निकाले थे, उसके सॉल्यूशंस निकाले थे, वो हमारे 1000 साल के पुस्तक में भी थे। और उसको उस दृष्टिकोण से पहले मैंने देखा नहीं था। उसके बाद जब देखना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारे निकलने लगे, हर जगह से दिखने लगे। क्योंकि मैं मूलतः कृषि क्षेत्र से हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, तो एग्रीकल्चर, फूड प्रिजर्वेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, ये सब में इतने सारे हम नए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और आगे जो आने वाले हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए यूनिक मेथड्स मिल सकते हैं। उसका कॉन्टेम्परेरी रिलेवेंस के बारे में कितना भी बोलें वो कम ही रहेगा। चलते चलते बस, चूंकि जब गुरु की बात होती है तो शिष्यों की भी बात होनी चाहिए। आईआईटी इंदौर में आपका इतने सारे छात्रों के साथ संबंध रहा होगा, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सुनने वाले को भी के मन को छू जाए, किसी छात्र को लेके, उसके किसी कार्य विशेष को लेके, या उसके किसी इनोवेशन को लेके? हाँ, मैं अपने एक छात्र के बारे में बताना चाहूँगा इस विषय में। वो बेसिकली महाराष्ट्र के एक गांव से है। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई किया और इंजीनियरिंग में, उसके बाद वो हमारे पास हमारे लैबोरेटरी में ज्वाइन किया था, और उसको लग रहा था कि वो अपना कुछ 1-2 साल काम कर निकल जाएगा। लेकिन हमने जब बात कर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि नौकरी हमको ढूंढना नहीं है, नौकरी देना है। और हमने अभी उसको बोला है कि हम लोगों ने बात मिलकर काम कर रहे हैं कि वो अपना खुद का कंपनी बनाएगा फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट, जिससे फ्यूल बना सकते हैं, और वेस्ट ट्रीटमेंट से फ्यूल बनाकर अपना कंपनी खोलने की सोच रहा है। तो एसेंशियली आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब युवक और युवती, हमारे जो युवा हैं, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इनोवेशन, एक्सेलेंस, ये जो जिस तरह से सोचते हैं, वो सोचने के लिए भाषा प्रतिबंधन नहीं है। टैलेंट
हर जगह है और उसको हमको निकालना है। तो यही प्रेरणा हमको भारतीय ज्ञान परंपरा देती है, और ये जो हमारे जो छात्र हैं उनसे यही प्रेरणा हमको भी मिलती है, उनको ही नहीं हमको भी मिलती है कि उनको इन्वॉल्व करने में हम जितना भी प्रयास करेंगे वो शायद कम ही रहेगा, क्योंकि वो उतने उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, और आगे काम करने के लिए प्रेरणा उनके लिए रहता है। प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति, आपसे मुलाकात हुई, आपसे इतनी सारी बातें हुई। आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार।